Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited web series called Miss Marvel। हिंदी में अवेलेबल है Disney Plus Hotstar पर, जिसे कि कोई भी एज का, अब चाहे वो बच्चा हो या बड़ा या फिर कोई बूढ़ा, देखकर इजीली समझ सकता है। ना तो ज्यादा टाइम ट्रेवल है, ना ही क्वांटम फिजिक्स है, और ना ही हाइपर एक्शन सीजे और ग्राफिक्स का यूज हुआ है। हाँ, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो ये एक फैमिली मटेरियल है, जिसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत कार्टून स्केचेस के साथ होती है, जिसमें इवेंट बताया गया था कि कैसे चित्तौरी आर्मी को एवेंजर्स ने मिलकर हराया, जिसके बाद में एक और बड़ा सामना किया थैनोस से। वो इतना बड़ा दुश्मन था कि सारे मिलकर उससे टकरा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर आई इनकी टीम में कैप्टन मार्वल, जिसने की उसे धूल चटा दी। और ये पूरी सीरीज भी बेस्ड है एक 16 साल की लड़की जिसका नाम है कमाला खान, जो कि कैरल डैनवर्स की डाई हार्ट फैन है, और उसका मेरी तरह ही एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शन, जिस पर सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हैं। भगवान से यही दुआ है कि इसके और मेरे दोनों के ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। अगर बात करी जाए कमाला की, तो ये एक पाकिस्तानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इस वक्त न्यू जर्सी में रह रहे हैं। इसके भाई का नाम है आमिर, फादर का नाम है यूसुफ और मम्मी का नाम है मुनीबा। ये फैमिली भी हमारी इंडियन टिपिकल फैमिलीज की जैसी ही थी, यानी हर वक्त सलाह देना, थोड़ी सी रोक टोक करना, मगर फ्यूचर के बारे में अच्छी बातें बताना। आज बेसिकली कमाला का ड्राइविंग टेस्ट था और वो काफी ज्यादा नर्वस थी, और इसी चक्कर में वो गाड़ी पीछे की गाड़ी से ठोक देती है, और जिस बेचारे शख्स की गाड़ी ठोकी थी वो उसी का इंस्ट्रक्टर ही था। इस वजह से वो इसे फेल कर देता है। कमाला के माता पिता इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे कि कमाला अपने नॉर्मल कामों में फोकस्ड नहीं रहती, बल्कि अपने ख्यालों की दुनिया में रहती है, जहाँ पर न जाने कौन कौन से सुपर हीरो इस दुनिया को बचाते रहते हैं। जिसके बाद वो अपने स्कूल पहुंचती है, और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि बाकी बच्चे कमाला से कुछ ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं है और बस उसे यूं ही समझते हैं। वहीं पर हम उसके एक बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो से मिल पाते हैं, जहां पर वो उसे उसके टेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन कमाला का बताना था कि उसे घर के कामों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ डाई हार्ट फैन है कैरल डैनवर्स की, यानी कि कैप्टन मार्वल। तभी उसकी एक और फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम होता है नाकिया, और ये सभी मिलकर प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक होने वाले एवेंजर कॉन में जाने के लिए। ये बेसिकली एक लोकल कॉमिक प्ले इवेंट होता है, जहां पर सभी एवेंजर्स या फिर उनके साइड कैरेक्टर्स बनकर एक फैंसी ड्रेस टास्क करने वाले होते हैं, जिनमें से एक बेस्ट लगने वाले कैंडिडेट को प्राइज भी मिलेगा। हालांकि कमाला स्केच में काफी ज्यादा होशियार थी, मगर इन्हीं वजह से पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके काउंसलर भी उसे यही कहते हैं कि न जाने तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। स्कूल फिनिश हो जाने के बाद में ब्रूनो और कमाला दोनों ही ब्रूनो की शॉप में आते हैं। बेसिकली ब्रूनो एक मिनी मार्केट चलाता है और उसके माता पिता नहीं है। उसकी शॉप का नाम है सर्कल क्यू, और यहाँ पर वो कमाला की फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम को तैयार कर रहा था। इसी बीच ये दोनों बातें भी करने लगते हैं कि किस तरीके से इस कॉस्ट्यूम को खास बनाया जाए। क्या इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का टच डाल दिया जाए, या फिर इसे ज़ॉम्बी बना दिया जाए, या फिर इसमें हल्क की पावर कैसी रहेगी। वेल, इस पूरे शो में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम जैसे सीजीआई और ग्राफिक्स तो नहीं है, मगर छोटी छोटी डिटेल्स काफी बेहतरीन है। वहीं जब कमाला अपने घर पहुंचती है तो उससे घर पर एक पार्सल दिखाई पड़ता है, तो उसकी मॉम बताती है कि ये पार्सल कराची से आया है, उसकी नानी ने भेजा है उसके लिए। जिसे खोलकर देखने पर कमाला को उसमें से एक एंटीक ब्रेसलेट मिलता है। आप चाहे तो इसे कंगन भी कह सकते हैं या फिर बड़ा चूड़ा भी कह सकते हैं, जो कि मुनीबा बताती है कि ये मेरी माँ का था, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इन चीजों से दूर ही रहो। जिसके बाद ये अपने भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। मीनवाइल घर पर हम ब्रूनो को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त यूसुफ के साथ में इस घर के अंदर अपने सस्ते एलेक्सा को इंस्टॉल कर रहा था, जिसका नाम था जुजू। बेसिकली ये भी वॉइस कंट्रोल्ड डिवाइस था, जो कि घर के सारे सामानों को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, न जाने किस किस भाषा में ऑपरेट कर सकता था। रात को जब शॉपिंग करके कमाला घर पर आती है, तो ब्रूनो घर से जाने से पहले उसे ये बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से एवेंजर कॉन में जाने वाली बात जल्द ही शेयर कर देना। लेकिन जब वो ये बात अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो एक ऐसे शो में जाना चाहती है जहाँ पर उसी तरीके के काफी सारे कॉमिक फैंस आने वाले हैं, ये पार्टी काफी धांसू होने वाली है। मगर जैसे कि इंडियन पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को किसी भी ऐसी पार्टी में जाने से मना करते हैं। सेम टू सेम गोज विद कमाला, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं और बेचारी कमाला का दिल टूट जाता है। लेकिन उसका भाई आमिर आके उसे सिंपैथी देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें वहां पर जाने के लिए एग्री हो जाएं। नेक्स्ट डे कमाला अपना कॉस्ट्यूम पहनकर देखती है, मगर उसमें इसे कुछ कमी नजर आती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरे पेरेंट्स तो उस इवेंट में मुझे जाने ही नहीं देंगे, तो फिर पहनने का क्या मतलब। इतनी ही देर में पीछे से उसके मॉम एंड डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना ही है तो डैड तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन कमाला का ये कहना था कि हल्क की उसे जरूरत नहीं, क्योंकि वो हल्क नहीं बनने वाली है और पापा वैसे
वैसे भी आप काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहे हैं, इसमें तो हमारी बेइज्जती होगी। वेल ये लाइन सुनकर तो तीनों में ही थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ पर अब अपने मूड को लाइट करने के लिए कमाला अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रूनो को कॉल करती है और ये दोनों ही एक बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ब्रूनो बताता है कि फैमिलीज में ऐसी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती ही रहती है, मगर तुम अपने पाथ से डिसमैनेज मत होना। और तुम्हें खास बात पता है, तुम्हारे कॉस्ट्यूम को पूरा करने के लिए मैंने ये चमकते ग्लव्स भी बनाए हैं। तो कमाला कहती है कि क्या ये फोटोन ग्लव्स हैं, और वो उन्हें पहनकर थोड़ी सी उससे फाइटिंग करने लगती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर कमाला अपनी फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी, मगर जोई नाम की एक लड़की उसके नाक पर जोर से बॉल मार देती है। इनडायरेक्टली कहानी में ये बताया जा रहा है कि कमाला बाकी की एक्टिविटीज में कुछ ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है, मगर उसके दिमाग में जो एक्टिविटीज है, यानी कि किस तरीके से वो अपने परिवार को उल्लू बना के उनकी नाक के नीचे से एवेंजर्स कॉन वाले इवेंट में जाएगी। और यहाँ पर वो एक स्केच के जरिए ये पूरी प्लानिंग ब्रूनो को बता रही थी कि किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर करके अपने रूम में चली जाएगी, और जो जुजू ब्रूनो ने फिट किया था उसके जरिए अपने पूरी फैमिली पर नजर रखेगी। फिर उनकी नजरों से बच के सीधा साइकिल पर बैठकर बस में निकलकर एवेंजर कॉन में जाकर कैप्टन मार्वल का खिताब जीतकर वापस से अपने घर आकर सो जाएगी। और यही था इनका मास्टर प्लान। लेकिन इस प्लान के एग्जीक्यूशन में थोड़े से लफड़े हो जाते हैं, जहाँ पर ये घर से ही थोड़ा लेट निकलती है और साइकिल से जाते वक्त इनकी साइकिल भी वहीं पर छूट जाती है। वेल काफी मुश्किलों का सामना करके ये दोनों ही एवेंजर्स कॉन इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कमाला ब्रूनो को बताती है कि अपनी कॉस्ट्यूम को और ज्यादा एनहांस्ड करने के लिए उसे मैंने अपना टच दिया है, यानी कि वो कड़ा इस बार लेकर आई थी जो उसकी नानी का था, और जब वो उसे पहनती है तो वो किसी और ही दुनिया से कनेक्ट हो जाती है। और अब वक्त आ चला था मिस मार्वल के सारे कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर आने का। वहां पर काफी सारे फोटोग्राफर्स खड़े थे जो कि एक के बाद एक उनकी फोटोज लेते ही जा रहे थे। वो रोशनी कमालो को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और गलती से उसके हाथ से उस बैंगल के जरिए कॉस्मिक पावर निकलने लगती है, और इसी कॉस्मिक पावर से एक बड़े से एंटमैन के स्टैचू की मुंडी टूट जाती है, जो कि हर सामान को तोड़ते ताड़ते वहां के रस्सियों को खोल देती है। इसी बीच जोई उसमें फंस जाती है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी कमाला अपनी कॉस्मिक पावर का यूज करके उससे बचा लेती है। लेकिन इस बीच हर कोई ये सब कुछ इंसिडेंट्स अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। वही रात को देर से घर आने पर जब वो अपने रूम में जाती है तो उसकी मॉम उससे वहीं पर मिलती है, जो कि उससे काफी ज्यादा नाखुश थी और बताती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रही, कुछ और बन गई हो, जो कि हमसे झूठ बोलती है, घर से भाग जाती है और अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती है। मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर कि आखिर तुम क्या बन चुकी हो। और इसी बेचारी सैड एंडिंग के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन यहीं पर इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को वो वीडियो मिल चुका था जिसके अंदर कमाला ने अपनी कमाल की शक्तियां दिखाई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, जिसकी स्टोरी वहीं से ही स्टार्ट होती है जहां पर इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि कमाला को ये पता चल चुका था कि उसके पास में कुछ सुपर पावर्स हैं, और इसी वजह से अगले दिन जब उसकी कॉलेज में एंट्री होती है तो उसका बिहेवियर काफी रॉकिंग और डैशिंग था। हर कोई उसे देखकर हैरान था कि आखिर ये सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी इतनी रॉकिंग कैसे हो गई। वहीं हम इस कहानी में एक और न्यू एडमिशन को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कामरान, जिसे देखते ही कमाला के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। और अब जब सुपर पावर्स आ चुकी है तो वो शानदार है या फिर खतरनाक, उनका टेस्ट करना तो बनता है। जहां पर ब्रूनो कमाला के साथ हर दिन उन पावर्स का स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करने लगता है, जहां पर उन्हें ये पता लगता है कि इसके पास में चमकने वाले शीशे बनाने की ताकत है, लेकिन स्ट्रेंथ काफी कम है। वेल इसे कहा तो कॉस्मिक एनर्जी जाता है, लेकिन इस वक्त इन्हें इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाकिया के साथ में एक मस्जिद में, जहां पर ये प्रे करने के लिए आए होते हैं। वहां पर कुछ बैठी लड़कियां सेल्फी खींच रही थी और स्नैपचैट यूज कर रही थी। तभी मुनीबा उन्हें मना करती है और कहती है कि पवित्र जगहों पर ऐसे फालतू के काम नहीं करने चाहिए। वहां से जाते वक्त जब नाकिया अपने शूज लेने वाली होती है तो वो शूज गायब हो चुके थे, और ये इस वक्त का 21वीं बार था जब उसके जूते गायब हुए थे। नाकिया चाहती थी कि वो इन बातों को शेख को बताए और साथ ही आने वाली काउंसिल में उसे ही यहाँ का एक बोर्ड मेंबर बना दिया जाए। लेकिन बोर्ड मेंबर्स के लिए एक और पुराने खिलाड़ी ने अपना नाम भी डाल रखा था। वहीं सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में, जहाँ पर जोई ये बताती है कि उसे कल एक सुपर हीरो ने बचाया, अगर वो वहां नहीं होती तो आज उसकी जान नहीं बचती। और अब जबकि वो जिंदा बच चुकी है तो क्यों ना इस खुशी पर एक पार्टी दी जाए, जहाँ पर वो इस कॉलेज के अपने बेस्ट फ्रेंड्स को पार्टी दे डालती है। हालांकि उस पार्टी में कमाला का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जोई ने उसकी नाक जो तोड़ी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि इस पार्टी में कामरान भी आने वाला है तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस पार्टी में पहुंच जाती है। मगर उस रात काफी ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जहां पर कामरान बताता है कि मेरे पास कार है और
और उसमें हम जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। और ये सभी उसकी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। वही रास्ते में इन दोनों की बातचीत होती है, जहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि इन दोनों की फेवरेट मूवी ही बाजीगर है और ये दोनों भी SR के बोले तो शाहरुख खान के डाई हार्ड फैन है। इन सारी सिमिलरिटीज को पीछे बैठा ब्रूनो भी चेक कर रहा था। हालांकि ब्रूनो का दिल तो टूट रहा था, लेकिन अब वो एक तरीके से फ्रेंड जोन हो चुका था। घर आने पर कमाला के मिजाज तो कुछ और ही थे। वो कहीं प्यार में खो बैठी थी कामरान के और दिन रात उसी के ही सपने बुनने लगती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में भी उसका ये प्यार उसकी नाक पर झलक आता है, जहाँ पर उसकी नाक शाइन करने लगती है। तो बाहर खड़ी नाकिया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि गर्ल्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे भी काफी हुई थी जब मैंने हिजाब लिया था। अब यहाँ पर काफी ऐसे उर्दू वर्ड्स थे जो पहले मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन काम है एक्सप्लेनिंग का तो एक्सप्लेन करना तो बनता है। हिजाब यानी कि कपड़े, पहनावा जिसे कि लोग देखते हैं। नाकिया का कहना था कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और लोगों का काम तो है कहना, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने हिसाब से रहने की और थोड़ा बहुत परफेक्ट बनने की। वहीं स्कूल की काउंसलिंग के दौरान ये पता चलता है कि विलियम जो कि काउंसलिंग हेड था, वो ब्रूनो को बताता है कि तुम बड़े अच्छे कैलिफोर्निया के कॉलेज में सेलेक्ट कर लिए गए हो। लेकिन ब्रूनो अंदर ही अंदर टूट जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया के लिए उसे न्यू जर्सी से बाहर जाना पड़ेगा और वो कमाला से दूर हो जाएगा। और जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने और उसकी पावर्स के नए लेवल को चेक करने के लिए कमाला के पास पहुंचता है, तो कमाला उससे ये कहकर मना कर देती है कि आज वो कामरान के साथ डेट पर जा रही है। यहाँ डेट के लिए ये दोनों ही एक छोटे से रेस्टोरेंट को चुनते हैं, मगर कमाला की किस्मत खराब, वहीं पर उसका बड़ा भाई आमिर पहुंच जाता है और साथ ही हम उसकी फियांसी को भी देख पाते हैं जो कि एक अफ्रीकन थी। अब यहाँ पर मैं अपना थोड़ा अफ्रीकन ज्ञान भी डाल देता हूँ। बेसिकली मैंने 5 साल अफ्रीका में निकाले हैं। वहाँ के कुछ काले कैथोलिक यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले होते हैं और कुछ इस्लामिक यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं। तो आमिर की होने वाली वाइफ भी उन्हीं में से एक थी, जो कि इन दोनों को अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए स्पेस दे देती है। रात को घर पर डिनर था और यहाँ पर यूसुफ मुनीबा के बारे में पुरानी बातें बता रहे थे कि किस तरीके से वो काफी ब्यूटीफुल थी और मैं उसके प्यार में पड़ गया। हालांकि कहानी में कैरेक्टराइजेशन को डेवलप करने के लिए कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को बताना, उन्हें बिल्डअप करना जरूरी होता है, मगर उन्हें रबड़ की तरह हद से ज्यादा खींचना मुझे कुछ खासा पसंद नहीं आता। और यही रीजन था कि मैंने आपको एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि न जाने क्यों मार्वल वालों का लेवल अब गिरता जा रहा है। खैर, उन्हें तो मार्वल के नाम पर मिस मार्वल से पैसे कमाने और मुझे भी कमाने। बस डर इस बात का है कि कहीं हॉटस्टार वाले स्ट्राइक ना दे दें, क्योंकि फोटोज के साथ जो क्रिएटर्स अपने वीडियो को बनाते हैं उन्हें ना क्लेम, ना स्ट्राइक, ना पार्शियल क्लेम, कुछ नहीं मिलता। बाबा जी की दया से खुश रहते हैं और हम जैसे डाई हार्ड क्रिएटर्स जो कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट को नंबर 1 पर रखकर टॉप नॉच क्वालिटी एंड क्लैरिटी के साथ में वीडियोस को प्रोड्यूस करते हैं, हमें ही डिज्नी वाले स्ट्राइक का प्रसाद दे डालते हैं। वेल, कितने लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनकी कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मुनीबा की मम्मी सना, जो कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त अपने पिता से बिछड़ गई थी, उसे सितारों ने रास्ता दिखाया ट्रेन तक पहुंचने का। उस दिन कुछ तो मैजिकल हुआ था। इन बातों से कमाला को लगता है कि जिस दिन मेरे साथ भी मैजिक हुआ और उस दिन वहां पर भी हुआ, तो इनका क्या कनेक्शन है, क्यों ना इस बारे में नानी से बात करी जाए। लेकिन नानी से वीडियो कॉल के दौरान उसके फादर वहां आ जाते हैं, इसी वजह से वो ठीक से उनसे बात नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे न्यू जर्सी में ईद का माहौल था। हर कोई ईद को मनाने के लिए वहां के डेडिकेटेड प्लेस पर पहुंचता है, जहां पर काफी सारे ग्रुप्स थे, कुछ अंकलों के तो कुछ आंटियों के, कुछ आप जैसे बच्चों के तो कुछ मेरी तरह क्रिएटर्स के, जिनमें नाकिया का ये प्लान था कि वो जाकर एक एक ग्रुप को टारगेट करेगी और हर किसी को खुद को वोट देने के लिए कहेगी, क्योंकि इस बार की काउंसलिंग में वो मस्जिद की बोर्ड मेंबर बनना चाहती थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है जोई पर, जिसे कि इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले पकड़ कर ले आते हैं और से पूछते हैं कि आखिर जिसने तुम्हें बचाया क्या तुम उसे जानती हो। हालांकि जोई उसके बारे में ज्यादा जानती तो नहीं थी, मगर वो उन्हें ये इंडिकेशन दे देती है कि वो लड़की काले बालों में थी और शायद देसी लग रही थी। इस लाइन को सुनकर तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले हर मस्जिद, हर मंदिर और हर धर्मशाला को अपने डिपार्टमेंट से चेक करवाने की बात कर देते हैं। यहाँ रात में मस्जिद की दीवार पर एक लड़का सेल्फी खींच रहा था, मगर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस दीवार से लटक जाता है। हर कोई चिल्लाने लगता है कि आखिर उस बच्चे को कौन बचाएगा। तभी कहानी की लीड हीरोइन सुपरमैन की तरह अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। हालांकि इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट तो नहीं हुई थी, मगर फिर भी बचाने के छोटे मोटे स्किल्स तो उसे आ ही चुके थे। मगर इसी दौरान अपनी कॉस्मिक पावर को यूज करते हुए उसे अपनी परनानी दिखाई पड़ती है, जिनका ये ब्रेसलेट था, और इसी वजह से उसका बैलेंस छूट जाता है और वो लड़का अपनी जान गवाते गवाते बचता है। वहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले भी पहुंच जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तभी
कामरान आ जाता है उसे बचाने के लिए और अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है, जहाँ पर कमाला की मुलाकात अपनी परनानी नजमा से होती है। लेकिन वो बताती है कि कामरान जो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा बेटा है। और इसी तगड़े और अनवांटेड सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में मैं इसका थर्ड एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और जाते जाते एक बात और कहूंगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर भी कर लो यार। छोटे छोटे क्रिएटर्स के 10-10 हजार फॉलोवर्स हैं और मैं यहाँ पर करीब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठा हूँ, तो एटलीस्ट 5 के फॉलोवर्स तो करवाओ। एंड आई होप कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जिन्हें मेरी मेहनत समझ आती है तो वो मुझे फॉलो जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम पर चाहे किसी के 1 फॉलोवर हो या फिर 1 मिलियन फॉलोवर, अगर कोई मुझे डीएम करेगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसी के साथ कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम इसके एपिसोड 3 के बारे में बात करने वाले हैं। और पर्सनली बताऊं तो बाकी के सारे एपिसोड्स में मुझे अभी तक का थोड़ा बहुत ठीक ठाक यही एपिसोड लगा, क्योंकि पुरानी चलती कुछ एक्स्ट्रा बोरिंग स्टोरी में अब जाकर कुछ सीजीआई का तड़का लग चुका था। और अपन तो है ही सीजीआई और ग्राफिक्स के फैन। इसी के साथ साथ स्टोरी ने भी थोड़ी सी रेस पकड़ी और जितना ये शो बकवास लग रहा था उसने मेरे ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करी कि हाँ भाई, मैं जितना बकवास लगता हूँ उतना हूँ नहीं। और अब जब फालतू की अनवांटेड तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर ईयर दिखाया जाता है 1942, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था, जहां पर दूसरे डायमेंशन के कुछ लोग एक कड़े को ढूंढ रहे थे और ये सोच रहे थे कि इसकी पावर्स कितनी होगी। अगर हमें अपने डायमेंशन में जाना है तो इसके लिए ऐसे 2 की जरूरत पड़ेगी। अब इस एक में कितनी ताकत है ये तो इसे यूज करने के बाद ही पता चलेगा। जहां पर एंट्री होती है इस पूरे शो की एक लीड कैरेक्टर आयशा की। अभी आयशा कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर इस वक्त पुलिस आ जाती है और इन्हें ये खंडर छोड़कर भागना पड़ता है, जिसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है इसकी लास्ट वाले एपिसोड के बाद में, यानी कि कामरान और उसकी फैमिली कमाला को अपने साथ अपने घर ले आई थी। और यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि आयशा ही कमाला की परनानी थी जिनका ये कड़ा था। और ये जो पूरी कामरान की फैमिली है बेसिकली ये इंसान नहीं बल्कि जिन है, जिन्हें की हर सदी हर जमाने में अलग अलग नामों से पुकारा गया। कभी क्लाइंटेस्टाइन, कभी अदृश्य, कभी भूत तो कभी एलियंस। ये सभी कमाला को बताते हैं कि हम लोग नूर डायमेंशन में रहते थे और वहां से किसी रीजन के चलते हम इस दुनिया में फंस चुके हैं और हमें वापस से अपने घर जाना है। तो कमाला पूछती है कि क्या कामरान भी आप में से एक है? तो उसकी माँ नजमा बताती है कि हम सभी जिन्न जरूर हैं मगर कामरान एक नॉर्मल इंसान ही है और तुम्हारे पास जो ये पावर्स हैं हमने तुम्हें इसी के जरिए, इसी रोशनी की वजह से ढूंढा है और तुम्हारे अंदर भी जिन्न की शक्ति है, यानी कि तुम भी सेमी जिन या फिर कह सकते हैं कि पार्ट ह्यूमन हो और हमें हमारी दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद कमाला पहुंचती है अपने बेस्ट फ्रेंड जोन करे हुए फ्रेंड के पास जिसका नाम था ब्रूनो। हालांकि नाम तो कुत्तों का होता है, खैर अब इसका दोस्त भी एक कुत्ता ही बन चुका था तो क्या ही कर सकते हैं। कमाला ब्रूनो को बताती है कि मैं कामरान की फैमिली से मिलकर आई जो कि इंसान नहीं बल्कि जिन्न थे और उन्हें वापस से अपने डायमेंशन में जाना है। अब तुम तो इन्वेंशन करते ही रहते हो तो क्या तुम मेरी इस पूरी फैमिली को दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए कुछ मदद कर सकते हो? जहाँ पर ब्रूनो कुछ इंटर डायमेंशन की बुक्स लेकर उन्हें रीड करना स्टार्ट करता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मस्जिद में, जहाँ पर इस वक्त डीसीडी बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लोग पहुंच चुके थे और वो शेख से पूछते हैं कि हम यहाँ पर छानबीन करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता चला है कि कोई देसी लड़की जिसकी उम्र करीब 16 से 20 के बीच में है, उसके पास कुछ अनवांटेड पावर्स हैं जो कि हम सभी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें हमारा काम करने दो और हमारे रास्ते से हट जाओ। मगर उनका विरोध करते हुए नाकिया बीच में आ जाती है और कहती है कि आपके पास में सर्च वारंट नहीं है और विदाउट वारंट आप यहाँ पर किसी को छू भी नहीं सकती। हालांकि नाकिया थी तो स्कूल में, लेकिन बातें लॉ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की तरह कर रही थी, लेकिन उसकी बात सच थी क्योंकि बिना किसी वारंट के आप कहीं पर जाकर छानबीन नहीं कर सकते और इसी वजह से पुलिस वालों को वहां से अपना मुंह लटका कर जाना पड़ता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है कमाला के घर में, जहाँ पर इस वक्त शादी का माहौल था और हर कोई आमिर की शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन कमाला काफी ज्यादा परेशान थी। वहाँ पर शेख उससे बात करने के लिए आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम परेशान किस वजह से हो? तो कमाला बताती है कि मेरे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन
डायमेंशन है, वो जो लाइट गर्ल जिसने उस दिन ईद के दौरान उस बच्चे को बचाया मगर पुलिस वाले उसे गलत समझकर उसके पीछे पड़े हैं, तो वो सही है या गलत। जहाँ पर शेख एक काफी अच्छी बात बताते हैं जो मुझे भी पर्सनली काफी बढ़िया लगी कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके किए जाने वाले काम अच्छे या बुरे होते हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन मंसूबों के साथ क्या करना चाहते हैं। ब्रूनो ने कमाला के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा था और जब वो उसे खोलकर देखती है तो वो था एक मास्क जिसकी मदद से वो अपनी आइडेंटिटी बाकी लोगों से छिपा सकती थी। वहीं रात का वक्त हो चला था और सर्कल क्यू यानी कि अपने किराने की दुकान में ब्रूनो अपनी इंटर डायमेंशन वाली थ्योरी पर काम कर रहा था। तभी वहां पर यूसुफ पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम कौन सी चीज की स्टडी कर रहे हो। ब्रूनो अपने पन्नों को छिपाना चाहता था लेकिन वो उर्दू में लिखे थे और यूसुफ उन्हें पढ़कर ब्रूनो को ये बताता है कि इन पन्नों में जिन्न जिन्नातों के बारे में जिक्र किया गया है। इस्लाम धर्म जिसमें इन जिन्नों का जिक्र हुआ है, ये सभी एक दूसरी दुनिया यानी कि एक दूसरे डायमेंशन में रहते थे, मगर एक बार उनके डायमेंशन से कुछ जिन्नों को बाहर निकाल दिया गया और अब वापस जाने के लिए उन्हें एक पाक ताकत की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक क्लीन सोल की जिसके मंसूबे अच्छे हों और वो दिल की साफ हो। तो ब्रूनो को याद आता है कि ये सब कुछ तो डायरेक्टली कमाला से कनेक्ट हो रहा है और कहीं वो जिन्न उसके जरिए अपने डायमेंशन में पहुंचने के लिए उसका मिसयूज ना कर दे, इसलिए वो ये सारी बातें कमाला को बताता है। और फिर इस एपिसोड में आते हैं थोड़े से कुछ बोरिंग सीन जो कि पता नहीं इन मार्वल वालों ने अपना लेवल खराब करके यूं ही रबड़ की तरह खींचने के लिए एपिसोड में घुसाए थे, जहां पर हमें एक हार्ड माँ बेटी की कॉन्वर्सेशन सुनाई जाती है और किस तरीके से वापस बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्राई करती है, वो कुछ भी दिखाया गया है बट वो स्टोरी में अनइफेक्टिव लग रहा था, इसलिए बताना मैं जरूरी नहीं समझता। जिसके बाद वक्त आ चला था आमिर की शादी का और इन लोगों ने एक बैंक्वेट बुक किया था जहां पर ये सभी इंडियन गानों पर डांस करने लगते हैं। कुछ लोग तो मिक्का के दिल बोले हड़िप्पा पर डांस कर रहे थे तो कुछ शाहरुख के बाजीगर वाले गाने पर। वेल मिक्का से मुझे याद आया अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिक्का दी वोटी शो चल रहा है। हालांकि मुझे इस शो की स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिली है लेकिन फिर भी दिल से अच्छा लगा तो बता रहा हूँ कि मिस मार्वल देखने से अच्छा तो वो देख लो, वो थोड़ा सा बेटर लगेगा आपको क्योंकि वहां पर चीजें रबड़ की तरह खींची नहीं जा रही, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखाया जा रहा है। मगर इसी पार्टी के रंग में भंग डालने के लिए पहुंच चुकी थी कामरान की फैमिली जो कि थे सारे के सारे जिन्न। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि ये सारे जिन्न मिलकर अपने दूसरे डायमेंशन का पर्दा हटाना चाहते थे जिसमें उस कड़े की नीड थी और ये कड़ा पिछले 100 सालों से इनसे दूर था। और अब जब इन्हें मालूम चल चुका था कि वो कड़ा कमाला के पास है तो वो इसे मारने के लिए पहुंच चुके थे। अब मेरा ये कहना है कि जब वो तुम्हारे घर पे थी तो तभी क्यों नहीं ले लिया। खैर शो को आगे बढ़ाना था और थोड़ा सा सस्पेंस भी डालना था, इसी चक्कर में घर पर हमला नहीं करके उन्होंने यहाँ पर हमला करने के बारे में सोचा और यहाँ पर थोड़े धूमधाम के बाद में थोड़ा बहुत फील आने लगा कि हाँ आई एम वॉचिंग अ मार्वल टीवी शो, जहाँ पर अपने सारे जिन्न भाई अपने अपने औजारों या फिर कह सकते हैं कि अपने हथियारों के साथ में बेचारी एक कमाला पर टूट पड़े थे। कमाला के पास जो कॉस्मिक पावर थी वो उनसे अपने आप को बचा रही थी, जिनमें अब कामरान भी उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये बेचारे 2 और वो साले मोटे मुस्टंडे 4। लेकिन इसी चलती फाइट के दौरान यहाँ पर जब कमाला अपनी कॉस्मिक पावर का यूज कर रही थी तभी उसे व्हाइट रोशनी से एक ट्रेन आती दिखाई पड़ती है और तभी DODC बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पहुंचकर इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और इनके पास थे फेज 2 में बनाए गए हथियार जिनके अंदर से कुछ सोनिक वेव्स निकल रहे थे, बोले तो सोनिक ब्लास्टर, जो कि उनसे भी जिन्नों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। घर आने पर उसके सारे परिवार वाले काफी गुस्सा थे क्योंकि आमिर की शादी कमाला की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन अब वो सच भी नहीं बता सकती थी कि आखिर उसके साथ में क्या चल रहा है और वो किन चीजों को फेस कर रही है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इस वक्त कमाला और उसकी फैमिली उसकी नानी यानी कि सना से मिलने के लिए पाकिस्तान कराची के लिए निकल पड़े थे और जैसे ही एयरपोर्ट पर इनकी एंट्री होती है कराची में या इनकी फैमिली इन्हें लेने के लिए पहुंचती है और कराची की एक बेहतरीन झलक हम सभी व्यूअर्स को दिखाई जाती है। मार्वल की मूवी में ऐसा कई बार हुआ है जहां पर हमने इंडिया को देखा है, कभी टोनी स्टार्क को एक शादी में तो कभी ब्रूस बैनर को गरीब लोगों की मदद करते हुए। और इसी के साथ अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान के कराची शहर में जहां पर सना नानी जी का एक बहुत ही बड़ा बंगलो दिखाया जाता है। इसमें काफी सारे कमरे थे और इन्हीं के साथ एक कमरा कमाला खान बोले तो KRK को भी मिल चुका था। ये नाम मुझे कमाल आर खान से काफी ज्यादा मिलता जुलता लग रहा था इसलिए KRK बोल दिया। वेल जोक्स अपार्ट, यहाँ पर उसकी नानी सना उससे मिलने के लिए आती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कमाला की जो ड्राइंग और स्केचिंग स्किल्स थी वो उसे उसकी नानी
से ही मिली थी, क्योंकि उन्हें भी ड्राइंग करना काफी पसंद था। कमाला अपनी नानी से पूछती है कि आखिर वो कड़ा आपने मुझे न्यू जर्सी क्यों भेज दिया और आखिर आप उसके बारे में कितना जानती हैं। तो सना बताना स्टार्ट करती है कि मैं काफी छोटी थी और ये वक्त था इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का, जहां पर इंडिया से आखिरी ट्रेन जाने वाली थी और उसमें हजारों की तादाद में काफी लोग पाकिस्तान जाने के लिए निकले थे। मेरे पिता जिनका एक पैर काम नहीं करता था और मैं उस वक्त खो चुकी थी, और मेरी माँ आयशा जिन्होंने मुझे ये कंगन दिया था, इसी वजह से मैं उस वक्त मेरे पिता तक पहुंच पाई और अपनी जान को बचा सकी। अब इस कंगन से जुड़ी जानकारी को और बटोरने के लिए कमाला अपने कजन्स के साथ कराची में निकल पड़ती है और उन रहस्यों से पर्दा उजागर करने की ट्राई करती है जहां से उसे पता चल पाए कि आखिर ये कंगन था किसका, इसकी शक्तियां कैसे काम करती है और क्या इसके पीछे कोई दुश्मन भी लगा है या नहीं। और अब क्योंकि उसके सपनों में एक ट्रेन आई थी, इसी वजह से उस ट्रेन के लिए क्यूरियोसिटी कमाला को रेलवे स्टेशन ले आती है। तभी उसके पीछे एक नकाबपोश अपने चाकू से वार करता है और यहाँ पर हमें एक छोटी सी कूल फाइट इन दोनों के ही बीच में दिखाई जाती है, जहाँ पर कमाला अपने आप को बचाने के लिए अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करती है। वहीं पर वो शातिर चाकूबाज कमाला को यहाँ पर आने का रीजन पूछता है, लेकिन उसका मोटिव कमाला को नुकसान पहुंचाना नहीं था, क्योंकि इस बंदे को कमाला में से नेगेटिव एनर्जीज नहीं मिल रही थी। और जब इनकी फाइट शांत होती है तो कमाला पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पर वो शख्स अपना नाम रेड डैगर बताता है और कहता है कि मेरी टीम में और भी लोग हैं जो कि इस कंगन की रक्षा के लिए हैं। जिसके बाद वो कमाला को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर एक सीक्रेट हाइड आउट था, और वहां से ये लोग उस जगह पर आते हैं जहां पर इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाले लोग, जो कि कई सालों से इस धरती के दूसरे डायमेंशन यानी कि नूर डायमेंशन से आने वाली काली ताकतों से इंसानों की रक्षा कर रहे थे। और यहाँ पर एंट्री होती है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर, एक्टर, क्रिएटर, डांसर और एथलीट की, जिनका नाम है फरहान अख्तर। हालांकि ये मेरे फेवरेट हीरोज में से तो नहीं है, लेकिन इनकी ZNMD यानी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और साथ ही भाग मिल्खा भाग, इन दोनों मूवीज ने मुझ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। फरहान कमाला को ये बताता है कि हमारे डायमेंशन यानी कि इस दुनिया में जो हम देखते हैं, बोलते हैं और जो जीते हैं, वैसा ही सेम पैरेलल वे में एक और डायमेंशन है जिसे कि नूर डायमेंशन कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से हम उन्हें नहीं देख पाते, वो हमें नहीं देख पाते। कई सालों पहले इन दोनों डायमेंशंस के बीच में जो पर्दा था, उसमें से कुछ जिन निकलकर हमारी दुनिया में आ चुके थे और अब उनसे रक्षा करने के लिए हमने टीम बनाई जिनका नाम रखा गया रेड डैगर्स, और हम यहीं से सब कुछ लोकेट और हैंडल करते हैं। इस कंगन में ताकत है दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की, और वो सभी इसी के पीछे पड़े हैं। जिस तरीके से तुम्हारी एनर्जी को फील करते हुए मेरा शागिर्द तुम तक पहुंच गया, उसी तरीके से वो लोग भी जल्दी तुम तक आते होंगे। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उन सारे जिन्नों पर जिसे कि अब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल अपनी कस्टडी में लेकर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच ये सभी हमला करके अपने आप को आजाद कर लेते हैं। इनमें कामरन भी शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी मां नजमा अपने लोगों से मना कर देती है कि इसने हमारा पहले साथ नहीं दिया तो अब ये हमारी टीम में शामिल नहीं होगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है शाम में, जहां पर कमाला अपने कजन्स के साथ में एक बॉनफायर नाइट पर पहुंचती है, जो कि एक म्यूजिकल नाइट थी। हर कोई इंडियन गाने गिटार पर बजा रहा था। हालांकि इसे देखकर मुझे मेरा गिटार और मेरे सॉन्ग्स याद आ गए। सॉन्ग से मुझे याद आया मेरा एक म्यूजिकल हितेश नाम का चैनल भी है, जिस पर मैं अब रेगुलर वे में अपने सॉन्ग्स अपलोड करूंगा। हालांकि कोई बहुत बड़ा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन अपना पैशन एंजॉय करना किसे नहीं पसंद है। कोई व्लॉगिंग करता है तो कोई ड्राइंग करता है, तो अपन थोड़ा सिंगिंग ही कर लेंगे। जिसके बाद कहानी में एक और बोरिंग करने वाला सीन आता है। यहाँ पर हमें सना और उसकी बेटी मुनीबा के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो कि इन मार्वल वालों को लग रहा था कि कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेरे नजरिए से अगर ये सीन नहीं भी डाला जाता तो भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्टोरी पर। वेल, अब कहानी में था और वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ तो बताना तो जरूरी था ही। अब यहाँ पर डे बाय डे कमाला अपनी शक्तियों को एनहेंस्ड करने के लिए रेड डैगर्स का यूज करती है, मगर एक दिन इसी शक्ति का पीछा करते करते यहाँ पर सारे जिन्न पहुंच जाते हैं और इन सभी के बीच में एक काफी बढ़िया चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है। कराची की गलियों में भाग रहे ये टेम्पो और ट्रक्स हल्के फुल्के फाइटिंग सीन्स के साथ में अपने ऑडियंस को कैच करने की कोशिश तो करते हैं, मगर साथ ही मार्वल के एक लो बजट प्रोजेक्ट का इशारा भी हमें दे देते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, शैंग-ची जैसे हाई ग्राफिक्स मूवीज को हमने देखा था, वो भी मार्वल के बैनर तले, तो इस शो को देखकर वो फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं इसे वन टाइम वॉच तो जरूर कहूंगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर फरहान अख्तर जो कि बस आई थे और फटाफट चले भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ जिन्होंने उनको चाकू डाल के उनको स्वर्गवासी बना दिया था
और लड़ते लड़ते ये लोग पहुंच जाते हैं एक धोबी घाट पे। मतलब कराची का होगा कोई तो धोबी घाट, उस बिल्डिंग्स में धुलते होंगे, उस बिल्डिंग्स में ही सूखते होंगे। तो अगेन यहाँ पर थोड़े बहुत CGI का यूज करते हुए फाइटिंग होती है और नजमा जिसके पास एक खास डैगर था उसकी मदद से वो कमाला को जख्मी करने की कोशिश करती है, मगर इसी बीच कॉस्मिक पावर्स का एक बहुत बड़ा झटका लगता है इस डायमेंशन को और नूर डायमेंशन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। मीनवाइल कमाला उस वक्त में पहुंच जाती है जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक छोटी सी बात, मैं आजकल अपने सारे कमेंटर्स को हार्ट दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी के साथ इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी मिस मार्वल नजमा के साथ फाइट करते करते उस तिलस्मी कड़े की मदद से उस टाइमलाइन में पहुंच जाती है जहां पर इन सभी कारनामों की शुरुआत हुई थी और यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें समय दिखाया जाता है 15 अगस्त 1947। ये वो वक्त था जब इंडिया ब्रिटिश की 200 सालों की गुलामी से आजाद हो चुका था। वहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि जवाहरलाल नेहरू जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश की सीमाओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और इसी वजह से काफी लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ रहा था। यहाँ हम आयशा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त नजमा से दूर हो गई थी और उस कड़ी की सुरक्षा के लिए कहीं छिपना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे कुछ अंग्रेजी अफसर पड़ चुके थे। मगर चालाकी से उसका कत्ल कर देने के बाद में कई सारे शहरों में अलग अलग जगह पर छिपा कर वो एक ऐसे शहर में पहुंचती है जहां पर उसकी मुलाकात हसन नाम के एक आदमी से होती है जो कि अपने आसपास के लोगों में जन जागरूकता फैला रहा था और सिर्फ यही कह रहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। सिचुएशन डू और डाई की आ चुकी थी। बेसिकली यहाँ पर वो गांव वालों को अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अंग्रेजी सैनिक आकर उन सभी गाँव वालों को भगा देते हैं और हसन बेचारा अकेला ही रह जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हसन के खेत में हम आयशा को देख पाते हैं। हसन वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास रहने खाने पीने की कोई जगह है, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूँ तुम यहीं पर रह रही हो। इस पर आयशा उससे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। मगर रात में उसे ये फील होता है कि अब उसे अपने आप को छिपाने के लिए हसन के घर से बेहतर और कोई जगह नहीं मिल सकती, इसीलिए वो रात को उसके घर में चली जाती है। हसन उसे बिठाकर खाना खिलाता है और इसी तरीके से अब इन दोनों की दूरियां नजदीकियों में बढ़ती जाती है। इन दोनों में प्यार हो जाता है और अब ये दोनों ही साथ साथ रहने लगते हैं। हसन का यहाँ पर बगीचे का काम था, वो फूल उगाकर फूलों को बेचता और उसके बदले अनाज, कपड़ा और मकान के जरूरती सामानों को लेता। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और हसन की एक छोटी बेटी भी हो जाती है। अब तो आयशा का भी मन बदल चुका था, उसे नूर डायमेंशन में जाने की बजाय हसन के साथ अपनी इस छोटी फैमिली में रहना पसंद आने लगा था। आयशा अपनी बेटी का नाम सना रखती है। अब धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और वक्त आ चुका होता है 1947, यानी कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेशन का टाइम। उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि नजमा आयशा से मिलने के लिए आई थी और वो उससे पूछती कि आखिर तुम हमसे छिपकर इतना दूर क्यों आ गई, हमने तुम्हें न जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। इस कड़े की मदद से हम लोग वापस से अपने नूर डायमेंशन में पहुंच सकते हैं, आखिर तुम क्यों यहाँ पर रहकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। जिस पर आयशा कहती है कि अब वो कड़ा मेरे पास नहीं है और जहाँ तक रही इस दुनिया की बात, तो अब यहाँ पर मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसके साथ मैं खुश हूँ। कड़े के खो जाने की बात नजमा को पसंद नहीं आती और वो आयशा से कहकर जाती है कि जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ लो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जब आयशा वापस से अपने घर के अंदर आती है तो वो उस कड़े को हिफाजत से रखने के लिए सना को पहना देती है। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर बाकी के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और हर कोई रेलवे स्टेशन पहुंचने लगता है क्योंकि रात की आखिरी ट्रेन वहीं से ही निकलने वाली थी। आयशा को यही सही लगता है कि अगर वो इस देश से ही निकल जाए तो नजमा उसका पीछा नहीं करेगी। इसी वजह से वो हसन और सना को लेकर अपने साथ निकल पड़ती है। आयशा हसन से कहती है कि सना को लेकर तुम आगे बढ़ो, कराची की ट्रेन में चढ़ो, तब तक मैं एक खास काम निपटा कर आती हूँ। लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते वक्त उसे नजमा मिल जाती है और उसकी उससे फाइट होने लग जाती है। नजमा को तो आयशा पर पहले ही गुस्सा था क्योंकि वो इतने टाइम तक उनसे दूर थी और अब तो ऊपर से उसने कड़ा भी छिपा दिया था। इसलिए गुस्से में आई नजमा आयशा के ऊपर चाकू से वार कर देती है और नजमा वहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं दूर हसन और उसकी बेटी सना इतनी भरी भीड़ के अंदर आपस में बिछड़ जाते हैं। हसन जोर जोर से अपनी बेटी सना को चिल्लाने लगता है कि बेटा तुम कहाँ
पर हो, मगर काफी कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा था। वहीं पर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इस वक्त कमाला भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी और वो इस पूरे सीन को देखकर रिलेट कर पा रही थी। उसने कहानी अपनी नानी से सुनी थी कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन की भरी भीड़ पर सितारों ने उसे अपने पिता तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। कमाला को लगता है कि यही सही वक्त है उसे अपने पिता से मिलवाने का, तो वो अपनी पावर्स को यूज करके एक छोटी सी शील्ड बनाकर सना को अपने पिता तक पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर वो पत्थर आसपास की भीड़ से टकराकर टूट जाता है। कमाला यहाँ पर अपनी हिम्मत हार चुकी थी, मगर वो ये बात जानती थी कि अगर उसने इस पास्ट को सही नहीं किया तो आगे आने वाला उसका प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और तभी हम देखते हैं कि उस टूटे पत्थर के छोटे कण हवा में उड़कर सना को अपने पिता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। और जैसे ही सना अपने पिता से मिलती है, ये सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जो दरवाजा नूर डायमेंशन का खुला था, उसके अंदर से इतनी एनर्जी निकल रही थी कि जैसे ही फरियाद उस दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसके पावर फोर्स की वजह से वहीं पर जलकर राख हो जाती है। बेसिकली ये पावर फोर्स एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में न ट्रेवल कर पाने के लिए ही बनाया गया था। कमाला नजमा को मना करती है कि अगर ये डायमेंशन पूरी तरीके से खुल गया तो ये फोर्स तुम्हारी और हमारी दुनिया दोनों को ही खत्म करके रख देगी, इसलिए बेटर यही रहेगा कि अंदर जाने की कोशिश मत करो। लेकिन नजमा को तो इतने टाइम से अपने घर की दूरी सता रही थी और उसे वापस अपने घर जाना ही था, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। फाइनली कमाला उससे कहती है कि एक बार आप अपने बेटे कामरान के बारे में भी तो सोचिए। आप तो एक जिन्न है, आप तो अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगी, लेकिन वो तो एक इंसान है, आखिर वो कैसे जाएगा। इस वजह से नजमा को अपने बेटे की फिक्र होती है और वो खुद की जान कुर्बान कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उसने अपनी सारी पावर्स को निकाल कर अपने बेटे कामरान तक पहुंचा दिया था और सारा सिनारियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मुनीबा और सना भी पहुंच जाती है, जो कि फाइनली अपनी बेटी को पाकर उसके गले लग जाती है। वहीं पर कमाला अपनी नानी सना को बचपन का वो फोटो भी देती है जिसके अंदर आयशा और हसन साथ में थे, और जाते वक्त रेड डैगर को शुक्रिया अदा भी करती है। रेड डैगर यानी कि करीम अब उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। वो कमाला से कहता है कि इस इंसिडेंट के बारे में मुझे बाकी साथियों को भी इन्फॉर्म करना होगा, इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो हमेशा मुझे याद करना। और वो उसे अपना लाल रुमाल देकर अलविदा कर देता है। घर पर आने के बाद में सना अपनी ओल्ड पिक्चर्स दिखाने लगती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूनो की तरफ। इस वक्त कामरान उससे मदद मांगने के लिए उसके घर पर आया होता है और बताता है कि डीओडीसी के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसलिए ब्रूनो उसे अपने घर बुला लेता है, लेकिन तभी वहां पर डीओडीसी के कुछ ड्रोन्स पहुंच जाते हैं और कामरान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अपने सेल्फ डिफेंस में कामरान अपनी पावर्स का यूज करता है जो कि उसे लेटेस्ट ही मिली थी, लेकिन इसी के चक्कर में पूरा सर्कल क्यों तबाह हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 6 या फिर कहें कि इसके फिनाले के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर बात करूं मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की कि आखिर मैंने उसके सीजन 1 और सीजन 2 को एक्सप्लेन कर देने के बाद में 3rd, 4th और 5th को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, तो उसका मेन रीजन ये है कि हर एपिसोड को एक्सप्लेन कर देने के बाद में उस पर आ रहे थे कॉपीराइट क्लेम्स और साथ ही स्ट्राइक। तो मेरे भाइयों, अगर स्ट्राइक आने के बाद में चैनल ही नहीं बचेगा तो वीडियो का क्या अचार डालोगे। एंड दैट इज द ओनली रीजन आई क्विट दिस सीरीज ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। सीजन 1 और सीजन 2 को काफी बेहतरीन तरीके से मैंने वीडियो क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करके डाल रखा है। अगर पसंद आए तो देखो, शेयर करो, उस पे व्यूज बढ़ाओ यार, वैसे भी व्यूज की कमी आ चुकी है। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सीजन 3, 4 और 5 के लिए बार बार कमेंट्स करना बंद कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस 6th एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से नूर डायमेंशन के ओपन होने की वजह से नजमा और उसके बाकी के साथी मारे गए थे, मगर मरने से पहले नजमा ने अपनी पावर्स को अपने बेटे कामरान में ट्रांसफर कर डाला था और कामरान अपने आप को छिपाते हुए ब्रूनो के घर पहुंच गया था। लेकिन उसे ढूंढते हुए डीओडीसी के ड्रोन्स पहुंच गए थे और वहां पर एक जोरदार धमाका हो चुका था। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहां पर हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इस वक्त ब्रूनो कामरान को लेकर डीओडीसी की नजरों से छिपाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक ट्रेन को पकड़कर आगे निकल रहा था। लेकिन उसका पीछा करते हुए डीओडीसी के एजेंट्स भी पहुंच जाते हैं। अब उनसे अपना बचाव करने के लिए जैसे ही कामरान अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसकी पावर्स, जो कि क्रिस्टेलियन पावर थी, वो उन्हें वहीं पर रोक देती है और इसी की मदद से वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमाला पर, जो कि इस वक्त अपनी फैमिली के साथ वापस से अपने घर न्यू जर्सी आ चुकी थी। यहाँ पर कमाला अपनी फैमिली को ये बताना
बताना चाहती थी कि जिस नाइट लाइट की बात आपने टीवीओ में सुनी थी और जिसके पीछे पूरा शहर पागल हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं खुद हूँ। मगर इस बात को सुनने के बाद में फैमिली का कोई अच्छा खासा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मुनीबा ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि नाइट लाइट और कोई नहीं बल्कि हमारी बेटी कमाला ही है। मगर उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताती है कि ब्रूनो अपने घर पर नहीं है, साथ ही उसकी दुकान सर्कल क्यू में ब्लास्ट भी हुआ है, तो मैं जितना जल्दी हो सके मदद के लिए आना पड़ेगा। तभी कमाला अपना बैग जमाने लगती है ब्रूनो की मदद के लिए, लेकिन तभी मुनीबा उससे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें बाहर जाना ही है तो क्यों ना इसे पहन कर जाओ, और वो उसे एक डब्बा देती है जिसे खोल कर देखने पर कमाला को पता चलता है कि उन्होंने कराची से उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट लेकर आया है। और अब देरी किस बात की थी, कमाला उस कॉस्ट्यूम को पहनकर निकल पड़ती है अपने बाकी के फ्रेंड्स को बचाने के लिए। यहाँ ब्रूनो अपनी और कामरान की जान बचाते हुए नाकिया से मिलने के लिए मस्जिद में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यही सबसे सेफ प्लेस है। तो नाकिया कहती है कि ऑलरेडी डीओडीसी को पता है कि तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे, इसलिए ये छुपने की सही जगह नहीं है। तुम छुपने के लिए स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है और सिर्फ वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर डीओडीसी का दिमाग नहीं लगेगा तुम लोगों को ढूंढने के लिए। तुम टेंशन मत लो, मैं कमाला को भी इस बारे में बता दूंगी और वो भी तुम्हारी मदद के लिए जल्द ही वहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन डीओडीसी की तेज नजरों से कौन ही बच सकता था और इस वक्त वो भी मस्जिद में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पूछताछ शुरू होती है। लेकिन ब्रूनो और कामरान दोनों ही तेज दिमाग थे जो कि उनके आने से पहले ही अपने आप को बचाकर वहां से निकल पड़े थे। उसी वक्त उनके बचाव के लिए वहां पर कमाला भी पहुंच जाती है और कहती है कि आखिर प्लान क्या है, जहां पर वो दोनों बताते हैं कि हमें नाकिया ने स्कूल में छिपने के लिए कहा है और अब ये तीनों ही स्कूल में छिपने के लिए पहुंच जाते हैं। जब ये तीनों ही वहां पर पहुंचते हैं तो कमाला करीम को फोन करती है और बताती है कि मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। अब वो मदद क्या है वो गाइज मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। स्कूल में छिप जाने के बाद में थोड़ी देर में यहाँ पर नाकिया भी पहुंच जाती है और जब ये चारों बचने का प्लान बना रहे थे उसी वक्त वहाँ पर आमिर भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। और अब जैसा कि हम सभी व्यूअर्स जानते हैं कि कमाला अपनी ड्राइंग स्किल्स में काफी ज्यादा माहिर थी, तो वो ब्लैक बोर्ड पर आगे करने वाली स्ट्रेटेजीज को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी, जहाँ पर उसका प्लान था कि स्कूल के अंदर वो लोग हमला कर नहीं सकते, उन्हें हमें स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा और अगर वो लोग स्कूल में आ जाते हैं तो उन्हें हमें पकड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज है उनका ध्यान भटकाना, तो क्यों ना हम सभी एक जैसी ही हुडीज पहन लें। साथ ही अब हर किसी को एक एक काम बांट दिया था। नाकिया का काम था बेसबॉल हॉल में जाकर वहां से बॉल्स को इकट्ठा करना, वहीं पर आमिर का काम था कुल्हाड़ियों को लेकर आना और जैजी का काम था अपने फॉलोअर्स को लाइव जाकर ये बताना कि हम लोग स्कूल के अंदर मुसीबत में हैं, हमारी मदद के लिए स्कूल के बाहर आ जाइए। और इस पूरे प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद में स्कूल के बाहर काफी सारी भीड़ आ जाती है। इस भीड़ को देखकर डीओडीसी के हेड डीवर को ये कॉल करके बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके पुलिस को वहां से लेकर हट जाओ, क्योंकि अगर नॉर्मल सिविलियंस को कुछ भी हमला या फिर कोई भी नुकसान हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर बात आ सकती है। लेकिन डीवर काफी चालाक थी, उसे तो अपने काम को पूरा करना ही था, इसीलिए वो एक छोटी सी कमांडो की टुकड़ी को स्कूल के अंदर भेज देती है। लेकिन दूसरी तरफ कमाला की टीम भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी अपनी फुल तैयारी में थी। और जैसे ही कमांडोज की टीम अंदर आती है तो यहाँ पर कमाला के सभी साथी मिलकर उन पर धमाधम हमला कर डालते हैं और कामरान को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग ये भी देख पाते हैं कि इस वक्त कमाला और कामरान इन दोनों के ही बीच में प्यार की कलियां खिलने लगी थी। लेकिन इनका प्यार ज्यादा देर तक टिकने वाला कहाँ था, क्योंकि डीओडीसी के सारे कमांडोज ने इन्हें घेर लिया था। इस वक्त कामरान काफी ज्यादा पॉसेसिव हो चुका था और कमाला की जान बचाने के लिए वो उन्हीं पर हमला कर डालता है, जिसकी वजह से वो एजेंट्स तो जान से मरते मरते ही बचे थे। उसे लगता है कि यहाँ पर रुकना ज्यादा देर खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। मगर बाहर भी पुलिस फोर्स कामरान को खत्म करने के लिए पहुंच चुकी थी और वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है। लेकिन तभी बीच में कमाला आ जाती है और अपनी शील्ड की मदद से उनकी तरफ आती हुई गोलियों को रोक लेती है। कमाला जानती थी कि कामरान एक अच्छा इंसान है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर ये बात डीवर को कौन समझाता और वो अपनी हाईटेक वेव गन से उनके ऊपर शूट कर देती है। बाहर खड़ी पब्लिक और कमाला के मॉम डैड उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, मगर डीवर है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस वजह से कामरान को गुस्सा आ जाता है और वो उसी टैंक को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो टैंक तो पब्लिक की ओर गिरने वाला था। इसी बीच वहां पर कमाला आकर अपनी पावर से उसे रोक लेती है। इस बात को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं कि आखिर कमाला ने उनकी जान बचा ली। जहाँ एक तरफ कमाला सभी लोगों के सामने एक सुपर हीरो बन चुकी थी, वहीं दूसरी ओर कामरान उन सभी के
लिए एक सुपर विलन हो चुका था और हर कोई कामरान को बुरा भला कह रहा था। इस वजह से उसका गुस्सा अपने काबू में नहीं रहता और कामरान अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन सभी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पावर्स तो अनजाने में उन सभी की जान लेने लगती है। कमाला इस बात को जानती थी कि अगर वो अपनी पावर्स को यहाँ पर खड़े रहकर यूज करता रहा तो उसकी क्रिस्टेलियन पावर हर किसी की जान ले लेगी, इसलिए उसकी इन शक्तियों को रोकना पड़ेगा। तब कमाला अपनी पावर से वहां पर एक छोटा सा डूम बना देती है और उस डूम के अंदर जाकर कामरान को ये समझाती है कि तुम कोई सुपर विलन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो। पब्लिक ने तुम्हारी सोच को बदल दिया है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। लेकिन कामरान का ये कहना था कि हम लोग चाहे पब्लिक के लिए कितना ही अच्छा सोच ले, वो तो हमें बुरा ही समझेंगी और अब तो हम नॉर्मल हो भी नहीं सकते। तब वहां पर कमाला का ये कहना था कि आखिर हमें नॉर्मल होना ही क्यों है, इन पावर्स ने हमें डिफरेंट बनाया, तो आगे चलकर ये पावर ही हमें सपोर्ट करेगी। मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। और अब फाइनली कमाला के समझाने के बाद में कामरान शांत हो जाता है। और अब जैसा कि कमाला ने अपने बेस्ट फ्रेंड करीम को अपनी मदद के लिए बोला था, तो वो उसकी मदद यही थी कि करीम अपने दुश्मन यानी कि नो डायमेंशन की जिन्नों को सहारा दे और वह जमीन में एक छेद करके कामरान को वहां से भगा देती है। पोर्टल के ओपन होने पर हर कोई ये देखता है कि जमीन में एक छेद हो चुका है और वहां से कामरान भाग चुका है, लेकिन डीवर इस वक्त भी कमाला के पीछे पड़ी थी और वो अपने सैनिकों को कहती है कि जितना जल्दी हो सके कमाला को पकड़ लो। लेकिन इस बात से वहां खड़ी पब्लिक गुस्सा जाती है और अब तो वो उन पुलिस वालों के सामने आकर कमाला की ओर से खड़े हो जाते हैं कि तुम कमाला को टच भी नहीं करोगे क्योंकि वो हमारी सुपर हीरो है, उसने हमारी जान बचाई ना कि हमारी जान ली। वहीं पर डायरेक्टर का कॉल भी डीवर को आ जाता है और वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस वालों को वहां से हटा लो तो तुमने क्यों नहीं हटाया, अब तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। और ये सुनते ही डीवर वहां से निकल पड़ती है। वहीं हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि अब हर कोई जो कि उस भीड़ में मौजूद था ऑनलाइन आकर कमाला के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहा था कि किस तरीके से उन बुरे लोगों से कमाला ने हमारी जान बचाई। हर कोई लाइव आकर काफी खुश था। वहीं सीन शिफ्ट होता है उसी सीक्रेट हाइड आउट पर जहां पर कामरान पहुंच चुका था करीम से मिलने के लिए। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि कमाला अपने विंडो के बाहर बैठकर सोच रही थी कि आखिर जो वो कर रही है वो सही है या गलत। तभी उसके पिता वहां पर उसके पास आ जाते हैं और उससे एक बात कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारा नाम कमाला क्यों रखा? क्योंकि तुम बहुत ही मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी, तुम्हारा पैदा होना एक कमाल था और इसी वजह से हमने तुम्हारा नाम कमाला रखा। तो कमाला कहती है कि क्या एक सुपर हीरो बनने पर मेरा ये नाम मुझ पर सूट करेगा? तभी उसके पिता कहते हैं कि कमाला का वैसे इंग्लिश में मतलब होता है मार्वल, तो क्यों ना मिस मार्वल रखा जाए। और यहीं से उसे अपना एक नया नाम मिल जाता है यानी कि मिस मार्वल और वो अगेन निकल पड़ती है दुनिया को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में टोटल 2 क्रेडिट सीन है, एक है मिड क्रेडिट और एक है पोस्ट क्रेडिट। मिड क्रेडिट में हम ये देख पाते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट्स के एक हफ्ते बाद में ब्रूनो और नाकिया आकर कमाला से मिलते हैं और बताते हैं कि कामरान ने उसकी महंगी गाड़ी हमें सौंप दी है। तो कमाला कहती है कि इससे बढ़िया कमाल की बात आखिर और क्या हो सकती है, हम लोग अब अमीरों की तरह इस महंगी गाड़ी में घूमेंगे। लेकिन जाने से पहले ब्रूनो से एक बात और बताता है कि मैंने जब तुम्हारे डीएनए पर रिसर्च करी तो मुझे ये पता लगा कि तुम काफी ज्यादा अलग हो, तुम्हारे डीएनए में कुछ तो खास बात है। लेकिन कमाला उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये सब वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ मिड क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म होता है। वहीं पर शुरुआत होती है पोस्ट क्रेडिट सीन की जहां कमाला अपने घर आई होती है। तभी उसका कड़ा चमकने लगता है और वो अचानक से मिस मार्वल से कैप्टन मार्वल में बदल जाती है और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये पूरी सीरीज और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसके बाद में शी हल्क की सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।